शब्बीर ने बूरेवाला में एक ऐसी माँ को देखा है जिसने रात दिन मेहनत मुशक्कत करके अपने बेटे को परवान चढ़ाया, उसे पढ़ाया लिखाया और जब वो नौकरी पर लग गया तो माँ पर सख्तातारी हो गया। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक औरत अपने 2 छोटे बच्चों के साथ घर से निकल रही थी। बेटी छोटी थी जिसको उसने गोद में उठाया हुआ था, बेटा अपने पांव पर चल रहा था। बेटे ने माँ की उंगली पकड़ रखी थी और वो किसी गांव की तरफ जा रहे थे। गांव के एक घर में पहुंचकर माँ ने बेटी को गोद से जमीन पर उतार दिया और बेटे को हिदायत देकर घर के काम काज करने लगी। बेटा, आप दोनों पढ़ाई करो, सही है, और बहन को तंग नहीं करना। जी, खाना बना दूं। शब्बीर ने देखा कि माँ ने अपनी बेटी को गोद में उठाकर चूमा और आंगन में ईंटों के चूल्हे पर खाना पकाने लगी। शब्बीर ने देखा कि छोटी बच्ची भाई से किताब छीनने की कोशिश कर रही थी। मुन्नी छोड़ो, किताब फट जाएगी। अम्मा, मुन्नी किताब नहीं छोड़ रही। अरे मुन्नी, बेटा छोड़ो किताब, हटो। ला, एक तो ये बच्चे भी ना। मुन्नी, मेरे बच्चे ऐसे नहीं करते मेरे बेटा। आप तो मेरी बहुत अच्छी वाली बेटी है ना, भाई को परेशान नहीं करते। भाई को भी पढ़ने दे और जल्दी आप अपनी किताब पढ़ें, ठीक है? चलो ये लीजिए, मैं अब आपको ना शरारतें करते नहीं देती। अब मुझे आवाज नहीं आए दोनों की, चुप करके दोनों अपनी पढ़ाई करें, ठीक है? शाबाश। चूल्हे में आग रोशन थी और शहजाद की माँ किसी और ही मंजर में खोई हुई थी। देखो भाई, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा हो, और वैसे भी तुम्हारी और मेरी सोच में बहुत फर्क है, तो फिर क्या फायदा ऐसी जिंदगी गुजारने का। हाँ वाकई, मैं भी ढीठ बनकर यहाँ रहती रही, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ हाँ बेशक चली जाओ, और हाँ बच्चों को भी साथ ले जाना। हो सकता है कि आगे चल के हम एक साथ रह सकें। बस अब नहीं। चलो शहजाद, आओ मुन्नी, अब हमें यहाँ नहीं रहना, हम यहाँ से चले जाएंगे। आओ बेटा। शब्बीर ने देखा कि शहजाद के बाप ने मुबैना तौर पर मुंह मोड़ा हुआ था और शहजाद की माँ खामोशी से अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल रही थी। शौहर से अलहदा होने के बाद शहजाद की माँ ने तहिया कर लिया था कि वो कुछ भी करे अपने बच्चों को पढ़ा कर रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता चला गया। शहजाद ने मैट्रिक पास किया ही था कि उसकी बहन नामालूम बीमारी का शिकार होकर मर गई। शहजाद और उसकी माँ के लिए वो कयामत की रात थी। शब्बीर ने देखा कि 14 साला शहजाद मुंह नीचे करके रो रहा था और उसकी माँ भी आंसुओं में डूबी हुई थी। उसने शहजाद को सीने से लगा रखा था। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर एक बच्चा अंदर आ गया। वालेकुम सलाम। खाला, वो बंगले वाली खाला बोल रही थी आप 2-3 दिन से काम पर नहीं आ रही, तो कल काम पर आ जाना। कल से काम पे आ जाऊंगी, तुमसे कह रहे। ठीक है खाला, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस बेटा शुक्र, अल्लाह ने हमारे नसीब से यही लिखा। अब तो मेरा भाई सहारा रह गया है। बस चुप हो जा बस। कौन सी माँ होगी जो बेटी की मौत का दुख भुला सकेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेटी का दुख शहजाद की माँ के दिल में कहीं छुप कर बैठ गया था। बेटी की मौत पर मायूसी और दुख के बावजूद माँ शहजाद की तालीम से बेखबर नहीं हुई थी। फिर एक दिन शहजाद ने ग्रेजुएशन कर लिया। शब्बीर ने देखा कि शहजाद घर में दाखिल हुआ तो माँ मामूली फटे पुराने कपड़ों में नजर आई, सफाई सुथराई कर रही थी। शहजाद आते ही माँ से लिपट गया। अम्मा, अम्मा, बताओ आज मैं क्यों खुश हूँ इतना? क्यों? आप बताओ मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि तू पास हो गया है। तुम्हें कैसे पता लगा? मुझे पता है, मैं माँ हूँ, अपने बेटे की खुशी नहीं जान सकूंगी क्या? हाँ माँ,
तुम्हारी दुआओं से आज ग्रेजुएशन कर लिया मैंने। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इतनी तौफीक अता फरमाई कि मैंने अपने बेटे को इतना पढ़ा लिया। जरा मैं तुझे नजर का टीका लगा दूं ताकि कोई बुरी नजर तुझ पे ना पड़ सके। अम्मा अब जल्द मुझे नौकरी मिल जाएगी और तुम्हें यूं लोगों के घर जाके काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है। अम्मा मैं कुछ पैसे चाहिए मुझे। हाँ तो जा, अलमारी में छोटा वाला बटुआ रखा है, उसमें से 1000 रुपए निकाल ले। नहीं नहीं, मुझे 1000 रुपए नहीं चाहिए, बस 100-200 चाहिए। वो दोस्तों को भी जरा ये खुशखबरी दे दूं तो रक्शे का किराया चाहिए था। जामा खुले पैसे भी रखे, जाके निकाल ले। मैं वापस कर दूंगा अम्मा। अरे मेरा मैं बच्चा, वापस खुश रह, खुश रह। अल्लाह तू बस इसी तरह मुझे अब खुशियाँ दिखाना शुरू कर दे। तेरा लाख लाख शुक्र है। शहजाद चला गया तो उसकी माँ के सामने वो मनाजिर चल रहे थे जब वो दूसरों के घरों में काम किया करती थी। वो किस तरह छोटे से बच्चे के पास अपनी बेटी को अकेला घर में छोड़कर चली जाती थी। शहजाद को स्कूल छोड़ने जाती थी और उसे याद आया कि जब वो एक बार बीमार पड़ी हुई थी तो उसका छोटा सा बेटा कितना बेबस था। कभी माँ के हाथ पांव दबा रहा था और कभी अपनी माँ को पानी लाकर पिलाने की कोशिश कर रहा था। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। बेटी की तालीम पूरी होने के बाद शहजाद की माँ ने भी वही ख्वाब देखा जो जवान बेटों की माएँ देखती हैं, और अब वो उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी। शब्बीर ने देखा कि शहजाद की माँ एक घर में मेहमान की हैसियत से बैठी हुई थी। ये लीजिए। अरे शहजाद की माँ, ये मिठाई किस खुशी में? माशाल्लाह से मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन कर लिया है। तुम तो भाई हमारी पुरानी जान पहचान की हो, तो मुझे तो उम्मीद थी कि तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं खुशी होगी। हमारे सामने का बच्चा है, 24-25 साल का हो गया हो। माशाल्लाह से 24 साल का हो गया है। हमारी शादिया से 2-4 साल ही तो बड़ा है। हाँ, अरे हाँ, ये शादिया कहाँ है और क्या कर रही है? प्राइवेट इम्तिहान दिया है शादिया ने इंटर का। माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन है कहाँ? मैं बुलाती हूँ। शादिया, शादिया, देखो शहजाद की अम्मी आई हैं, तुम्हारा पूछ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जान का टुकड़ा है ये। माशाल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अरे इसके बेटे ने ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो खाला। मैं भी 2 साल बाद कर लूंगी। रहने दे, रहने दे। मैंने तेरे हाथ पीले करने और जा अपने घर। क्या अम्मा, आप भी? जा खाला के लिए चाय बना के ला। ठीक है। शादिया के लिए कोई रिश्ता हो तो बताना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम कहो तो मेरा बेटा शहजाद है, अगर तुम चाहो तो। नौकरी है उसकी? नौकरी वोकरी तो है नहीं अभी, लेकिन जवान बच्चे हैं, शादी कर देते हैं, अल्लाह के करम से उसकी नौकरी भी हो जाएगी। लड़की के नसीब से ही होता है सब कुछ। मेरी तरफ से तो हाँ समझो, लेकिन मैं शादिया के अब्बू से पूछकर जवाब दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। शहजाद आ गया होगा, इंतजार कर रहा होगा कि अम्मा घर पे नहीं है। अरे बैठो, चाय पीकर जाना। शादिया, अरे चाय ले आ। अच्छा ठीक है। कुछ ही दिनों के बाद शहजाद को बूरे वाला की एक लेबोरेटरी में नौकरी मिल गई थी, और फिर उसकी शादिया से मंगनी भी हो गई। माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि अब उसका बेटा बरसरे रोजगार भी हो गया था और उसकी जल्द शादी भी होने वाली थी। शहजाद की माँ अपने बेटे और होने वाली बहू के मुस्तकबिल से बेखबर
बेटी की शादी की तैयारियों में मसरूफ थी और उधर शाजिया और शहजाद की कभी कभी फोन पर बात भी हो जाती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि 23 साल शहजाद नजर का चश्मा लगाए लेबोरेटरी के काउंटर पर बैठा काम कर रहा था कि लेबोरेटरी का दरवाजा खुला और एक बुर्का पोश लड़की अंदर दाखिल हुई और सीधा काउंटर पर आ गई। मैमूना एज क्या है आपकी? 19। अच्छा, साल के दौरान कोई आपको बड़ी बीमारी तो नहीं हुई? नहीं नहीं 24 घंटे के अंदर कोई मेडिसिन वगैरह लिए? नहीं। ठीक है, आ जाए मेरे साथ, आ जाए आप। तशरीफ रखें। शहजाद लड़की को एक कमरे में ले गया और कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। बाजू आगे कर। शहजाद ने उंगली में बारीक से सुराख किया, खून का कतरा निकला तो उसे एक शीशे की स्लाइड पर ले लिया। बस ठीक है, हाथ अपना फोल्ड कर लें। अच्छा, मैं आपकी स्लिप बना रहा हूँ, मुझे आप 300 दे दें। ये ले। ठीक है, आ जाए। शहजाद काउंटर पर चला गया और मैमूना उसके सामने खड़ी हुई थी। मैमूना के जाने के बाद शहजाद दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया और कुछ देर बाद उसे कॉल रिसीव हुई। हेलो, शहजाद फ्रॉम दी लैब। जी कौन? लो जी, अब पहचानोगे भी नहीं। अरे शाजिया तुम? जी बोलो बोलो। मुझे ये बताओ, अभी जो तुम्हारे पास लड़की आई थी, कौन थी वो? बड़े हंस की बातें कर रहे थे उससे। अरे वो लड़की, वो तो क्लाइंट थी, मोमिना नाम था। मोमिना नाम नहीं था, उसका नाम था शाजिया। क्या वो तुम थी? अरे यकीन नहीं आ रहा, तुम इतनी बड़ी ड्रामेबाज हो, मैंने बिल्कुल ही नहीं पहचाना। पहचाना छोड़ो, 300 रुपए वापस कर देना मेरे। तुम भी कैसी हो शाजिया, अभी से तंग कर रही हो? हाँ, बस मेरे जी चाह रहा था आपको तंग करने का, तो आ गई। खैर मुझे ये बताओ कि शादी की डेट लेने कब आएंगी आपकी मम्मा? हाँ यार, अम्मा कह रही थी कि अगले हफ्ते आएंगी तुम्हारी तरफ। ओके, आई लव यू। हाँ मी टू। अच्छा, मैं फ्री होके कॉल करूँगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ओके, ला। शहजाद ने फोन रखा ही था कि अचानक लेबोरेटरी का दरवाजा खुला और एक चादर में लिपटा हुआ शख्स काउंटर पर आकर खड़ा हो गया। ये कोई नामालूम डाकू था। क्या तेरे पास? निकाल फटाफट, सारा माल निकाल दे जल्दी। हाँ हाँ, मैं देता हूँ। शहजाद ने खामोशी से पैसे डाकू के हवाले कर दिए। जल्दी इधर, ना मेरे को देखियो ना मेरे पीछे आने की कोशिश करियो, समझा? शहजाद सर झुकाए उसकी बात सुनता रहा और जैसे ही डाकू दरवाजे से बाहर निकला, शहजाद उसके पीछे दौड़ा। ये सारा मंजर एक सीसीटीवी कैमरे में महफूज हो गया। जरा दिल थाम कर ये मंजर भी देख लीजिए। शहजाद को डाकू ने गोली मार दी थी और खुद वो मोटरसाइकिल पर फरार हो गया था। जरा लोगों की बेहिसी देखिए कि कुछ ही फासले पर सरकारी अस्पताल था। एक गरीब माँ का इकलौता 24 साला बेटा खाक और खून में तड़पता रहा, लेकिन कोई उसे उठाकर अस्पताल तक नहीं ले गया। सब तमाशा देखते रहे और चंद ही लम्हों में मेहनतकश माँ के इकलौते जवान बेटे की मौत वाक़ हो गई। शहजाद के बहीमाना कत्ल के बाद उसके लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए थे। शब्बीर ने देखा कि जाए वकू पर पुलिस पहुंच चुकी थी और शवाहिद जमा किए जा रहे थे और उधर एक बेगुनाह शरीफ पढ़े लिखे गरीब नौजवान की लाश चादर में लिपटी हुई रखी थी। माँ को खबर पहुंची तो उसको सख्ता हो गया, उसकी आंखें पथरा गई। बेटा जी, और मैं की करा? मैं अपना बेटा कितों लियावा? मेरे बेटे दा इंसाफ चाहिए, ओदा कातल चाहिए मुझे कातल चाहिए मेरे बेटे का। ना बाप कोई सहारा नहीं मेरा रह गया पीछे। पुलिस ने नामालूम डकैत के खिलाफ
मुकदमा दर्ज कर लिया था। 23/11 का वाकया है। 1 बजे करीब एक नामालूम शख्स आया चुपताई ले, लड़के से कैश छीने और मांगे रेजिस्टेंस हो गई 6,000 लैपटॉप मशीन। इसके बारे में हमने तमाम फोटोज तमाम लाइव की टीम हमारी मुतहरक है, हमने से ये टीम भी हमारी मुतहरक है, और हमने टीमें बना दी, सारे फोटोज उसके ले रहे हैं। तो इस शहर से हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है उसके बारे में, तो इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द उसको क्या तरीका तक पहुँचाएंगे। शब्बीर ने बूरेवाला में कुछ दिनों पहले होने वाले इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और सवाल किया है कि इलाके में होने वाले जराइम की रोकथाम आखिर किसकी जिम्मेदारी है। ये भी सवाल किया है कि कोई उस माँ को उसका बेटा वापस लाकर दे सकता है जिसने सारी जिंदगी तन्हा मेहनत मशक्कत करके बेटा जवान किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब वो खाने कमाने के काबिल हुआ, अपनी माँ का सहारा बनने के काबिल हुआ, तो उसका ये सहारा छीन लिया गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि दुनिया भर की शायरी उठाकर देख ले, मरकजी मौजू मोहब्बत ही मिलेगा। मोहब्बत में एक दूसरे के लिए जान देने से लेकर इंतजार और सब्र बर्दाश्त करने की कैफियत मिलती है। ये दिलों को जोड़े रखने के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। शायद ही कोई ऐसा हो जो मोहब्बत की सहर अंगेज दिलबरी से इनकार कर सके, लेकिन अमली तौर पर इसका मुजाहरा देखने में जरा कम ही आता है। शब्बीर ने ऐसा ही मोहब्बत का एक वाकया देखा है जिसमें एक 22 साल लड़की ने नामुनासिब हालात में भी मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक 20 बरस की मशरकी सी शर्मीली लड़की अपनी डायरी पर झुकी बड़े इंहमाक से कुछ लिख रही थी। फिर उसने कलम रोक दिया और करीबी बुक शेल्फ से एक किताब निकाल ली और फिर किताब में से देखकर कुछ लिखने लगी। वो लिखती जाती थी और धीरे धीरे ज़ेरे लब दोहरा भी रही थी। कू फैल गई बाश शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पसीराई की। ठीक है ना रईस, अब तो तुम खुश हो। आज मैंने अम्मा को बता दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और अम्मा ने इनकार भी नहीं किया, वो राजी है। मैं बहुत खुश हूँ। इतना लिखने के बाद लड़की ने डायरी के नीचे तारीख डाली और डायरी बंद करके ख्यालों में खो गई। जब वो अपने फूफीजाद रईस से कराची में पहली बार मिली थी, वो अपनी माँ से साइमा की तारीफ कर रहा था और वो भी उसी के सामने। साइमा बावर्ची खाने में थी और अपनी फूफी का हाथ बटा रही थी और रईस भी वहीं मौजूद था। अम्मी आप हटें, चाय इसको बनाने दें, चाय बहुत अच्छी बनाती है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें पिए क्या इसके हाथ की चाय? हाँ कई बार पी चुका हूँ। अच्छा कब? नो भाई, मैं तो झूठा ही पड़ गया। अच्छा छोड़ो, फालतू बातें नहीं करो, जाओ बाजार में जाके सामान लेके आओ, दुकानें बंद हो जाएंगी। अच्छा छोड़ो, मैं खुद ही आती हूँ। आलू मंगाऊंगी, टमाटर लेके आ जाओगे। अरे नहीं रुको, आप रहने दें, मैं चली जाऊँ? हाँ तुम चलो चलो। रईस के चेहरे पर खुशी नाचने लगी और साइमा भी अपनी चालाकी पर शर्माती हुई रईस के साथ बाहर निकल गई। साइमा बूरेवाला में रहती थी और उसका कजन रईस कराची में। रईस घर में सबसे बड़ा था, नौकरी करता था। उसने अपने बहन भाइयों की शादियां कर दी थी और अब साइमा से मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी। फिर साइमा और रईस की मंगनी कर दी गई, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान फोन और इंटरनेट पर राबिता रहने लगा। एक दिन साइमा ने रईस को फोन किया तो उसका फोन बंद था। साइमा खासी परेशान थी। फिर कुछ देर बाद रईस ने खुद उसे फोन कर दिया। साइमा कॉल कर रही थी, मोबाइल चार्ज नहीं था, मैंने अभी देखी तुम्हारी कॉल। सब खैरियत है? हाँ ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ गायब थे? अगर मैं आज फोन ना करती तो तुम तो मुझे फोन ही नहीं करने वाले थे। नहीं यार, तो कुछ दिनों से तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? समझ नहीं आ रहा यार, बुखार सुबह चढ़ता है शाम को उतर जाता है।
हनी क्या चक्कर है? तो तुमने डॉक्टर को दिखाया? हाँ, डॉक्टर को दिखाया था, मगर डॉक्टर कहते हैं मामूली बुखार है, लेकिन मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है यार। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखो, तुम कहो तो मैं कराची आ जाऊं? नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कराची मत आओ, ठीक हो जाएगा सब। अच्छा सुनो, अम्मी से बात कर लेना, वो पूछ रही थी कि शादी की तारीख कब रखी जाए। हाँ, मैं बात कर लूंगा अम्मी से। रईस, तुम खुश तो हो ना? खुश? बहुत खुश हूँ। अरे जिसको आप जैसी लड़की मिल रही है वो खुश नहीं होगा तो और क्या होगा। अच्छा तुम आराम करो, मैं रात को फिर फोन करूंगी, फिर बात होती है, ठीक है? खुदा हाफिज़। अच्छा चलो ठीक है। रईस का बुखार तूल पकड़ गया था और जराए वसाइल ना होने की वजह से वो इधर उधर सस्ता इलाज कराता फिर रहा था। फिर मालूम हुआ कि उसको टाइफाइड हो गया है। उसके हाथ पांव के पट्टे इतने कमजोर हो गए कि वो चलने फिरने से भी माजूर हो गया। ये खबर साइमा और उसके घर वालों पर बिजली बनकर गिरी। शब्बीर ने देखा कि साइमा, उसके माँ बाप और एक भाई सर झुकाए बैठे थे। कमरे में बहुत गहरी खामोशी थी। हाँ बेटा, क्या सोच रहे हैं आप लोग? अम्मा आप परेशान क्यों हो रही हैं? अब अल्लाह को यही मंजूर था तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? रईस भाई बहुत बुरी तरह माजूर हो चुके हैं, हम कैसे कर सकते हैं साइमा से उनसे शादी? ये तो शरई जवाज भी है। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ। साइमा बेटा तो फिक्र मत कर, ये सब तकदीर के चक्कर है। मैं आज ही रईस से बात करूंगी और बेटा ये शादी होना तो नामुमकिन सी बात है। अम्मी, लेकिन मैं उन्हीं से शादी करूंगी। तुम पागल हो गई हो? कैसे करोगी उनसे शादी? घर का खर्च कौन चलाएगा? रईस भाई बहुत बुरी तरह माजूर हो चुके हैं, उनको उठाना बिठाना कौन करेगा? वो तो ठीक से हाथ पैर भी नहीं हिला सकते। बेटा भाई सही तो बोल रहे हैं आपके, मैं जानती हूँ भाई, लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं रईस से ही शादी करूंगी। साइमा अपनी बात कह के वहां से चली गई और साइमा के माँ बाप और भाई उसकी सूरत देखते रह गए। साइमा के माँ बाप किसी भी सूरत इस शादी पर राजी नहीं थे, लेकिन साइमा ने भी ठान रखी थी कि बुरे हालात में भी अपने मोहब्बत को तना नहीं छोड़ेगी। फिर दोनों ने खामोशी से शादी कर ली और लाहौर में एक किराए का मकान लेकर रहने लगे। अब उनकी एक 2 साल की प्यारी सी बेटी है। शादी के बाद साइमा ने साबित कर दिया कि मोहब्बत किसी रुकावट को नहीं मानती, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी देना चाहती है। शब्बीर ने खुद अपनी आंखों से देखा कि साइमा अपने माजूर शौहर को अपने हाथों से खाना खिलाने से लेकर उसके हाथ पांव की मालिश तक और उसे कंघी करने तक हर काम खुद कर रही थी। उसके चेहरे पर किसी किस्म की परेशानी या नागवारी के तासुरात नहीं थे, बल्कि उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी जो शदीद मोहब्बत का इजहार थी। शब्बीर ने घर पर नजर डाली तो साफ सुथरा सा घर साइमा के सुगड़ापे की गवाही दे रहा था। फिर शब्बीर ने यह भी देखा कि शौहर की खिदमत के बाद वो उसके करीब सिलाई मशीन रखकर कपड़े सी रही थी, ताकि शौहर को ये एहसास न होने दे कि वो कुछ कमा नहीं रहा। सच तो ये है कि साइमा अपने शौहर का हाथ और पांव बनकर जिंदगी गुजार रही है। ये है वो मनाजिर। माजूरी के बाद रईस को कदम कदम पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अक्सर देखा है और मोहल्लेदारी में भी हमने देखा है कि कई लड़कियां और कई जो है ना इस तरह मतलब कि थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाए या टांग टूट जाए या कुछ हो जाए तो छोड़ के माँ बाप के घर चली जाती है। मगर मैं शुक्र करता हूँ उस मालिक की जात का कि मेरी वाइफ ने तब से लेके आज तक मेरा साथ दिया है और मुझे बहुत खुशी भी महसूस होती है कि कभी उन्होंने इस चीज़ को वो नहीं किया। खुद मेहनत करती हैं, खुद कर रही हैं सब कुछ मेरे लिए, मगर मेरी अपनी खुदा से उम्मीद है कि मैं ज़रूर अपने कदमों पे एक दिन खड़ा होऊंगा। मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत क्यों होती है, साइमा ने मोहब्बत का क्या मफहूम लिया, वो कैसे इन नामसायद हालात में मोहब्बत की तकदीस की निगहबान है, साइमा की गुफ्तगू से आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। ये भाई बस मैं कुछ ब्यूटिशियन का काम जानती हूँ, आ जाते हैं कस्टमर और कपड़े सिलाई करती रहती है पूरा दिन। बस ऐसे ही कोई बहन भाई हेल्प कर देता है तो ऐसे बस घर का निजाम चल रहा है। फेसबुक पेज बनाया साइमा यूट्यूब के नाम से, तो उस पर हमने भी ऐसे एक वीडियो बना के लगाई, उससे हमें थोड़ी हेल्प मिली थी। कुछ बहन भाइयों ने हेल्प की थी,
और एक भाई है जो हमारी अभी तक उसी वीडियो में से हेल्प करता है। बस मुझे अपने खुदा पर उम्मीद है, भरोसा है उन पर कि वो सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं, चाहे देर से हो वो सब कुछ कर सकते हैं। बस मैं इसी हाथ पे बैठी हूँ कि ये ठीक हो जाएंगे, ये मेरे लिए सब कुछ करेंगे। इस मोहब्बत भरी बीवी की हौसला मंदी, कुर्बानी और मुश्किलात के बारे में एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो भी सुन लीजिए। शोहर की बीमारी और माशी मुश्किलात के बावजूद ये बाहिम्मत लड़की दिन रात न सिर्फ अपना घर का निज़ाम चलाने के लिए मेहनत करती हैं बल्कि अपने शोहर की खिदमत में भी लगी रहती हैं। सैमा को उम्मीद है कि एक ना एक दिन जाहिद फिर से अपने पांव पर खड़े होंगे और उनकी खुशियां लौट आएंगी। शब्बीर ने साइमा की बेलोस मोहब्बत को सलाम किया है और दुआ की है कि खुदा उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा करे। शब्बीर ने मुखय्यर हजरात और सरकारी इदारों से भी अपील की है कि रईस का इलाज करवाया जाए और जब तक वो मुकम्मल सेहत याब ना हो जाए उसकी माली मदद भी की जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने गुज़िश्ता दिनों कराची के फ्रेयर हॉल में बहुत से रंगों और ब्रश के इस्तेमाल से तस्वीरें बनाते देखा है। इन तस्वीरों में जिंदगी की कहानियां हैं, दुख सुख में खुशी और मुसरत के लम्हात हैं। फ्रेयर हॉल में बच्चे क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं। इनसे मिलिए, ये है आयशा खालिद, मिनिएचर आर्ट का एक बड़ा नाम। ये मिनिएचर आर्ट है क्या, इसके बारे में आयशा खालिद ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। मिनिएचर आर्ट जो है वो हमारा सदियों से एक जो इस्लामिक आर्ट से कनेक्टेड है, जो कई सदी से पहले पर्शिया से शुरू हुआ था और उसके बाद फिर वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आया और अरब वर्ल्ड में भी हमें नज़र आता है, जो कि किताबों के लिए बनाया जाता था। उसको किताबों में कुरानिक इल्यूमिनेशंस के लिए के तौर पे, या फिर मुग़ल एरा में मुग़ल बादशाह अपना जो हिस्ट्री लिखते थे वो इस आर्ट के थ्रू लिखा करते थे, क्योंकि ये बहुत छोटे साइज़ का होता है और किताब के अंदर प्रिंट होता है, किताब के लिए होता था, तो इसलिए इसको मिनिएचर आर्ट पेंटिंग बोलते हैं। अब ये है कि मैंने चूँकि कॉलेज में ये एज ए मेन सब्जेक्ट मैंने मिनिएचर पेंटिंग ली थी, लेकिन मुझे हमेशा से ये लगता था कि मुझे बादशाहों के पेंटिंग्स नहीं बनानी, या वो जो काम हो चुका है उनको नहीं दोबारा से बनाना, और इसको एज ए मीडियम यूज़ करना है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, और अपनी बात करनी है। और उसके लिए जब मेरा सिम्बलिज्म डेवलप हुआ तो वो बहुत आज के टाइम का था, तो वो जो भी चीज़ जदीद हो उसको कंटेम्प्रेरी आर्ट के उसमें आ जाती है, यानी जो इस टाइम की बात हो, मतलब उसके कहने का अंदाज नया हो। आयशा खालिद की जिंदगी का इब्तदाई हिस्सा शिकागो में गुजरा, फिर वो अपने वालिद के साथ लाहौर आ गई और NCA से तालीम हासिल करने लगी। यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद वो हॉलैंड चली गई, जहाँ उन्हें मगरिबी माशरे का बिल्कुल ही अनोखा तजुर्बा हुआ। उन्होंने शब्बीर को बताया कि मगरिबी माशरा जो इंसानी आज़ादी की अलमबरदारी का दावा करता है, दरअसल ऐसा नहीं है। उन्होंने एक वाक़या सुनाया, आप भी उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। एक्चुअली मुझे तो बहुत सारी चीज़ें में लगा कि हमें जो यहाँ न्यूज़ उनके बारे में मिलती है वो उस तरह से सोसाइटी उस तरह से नहीं है एग्जैक्टली जैसे हम उनको देखते हैं और हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं वेस्ट को। क्योंकि जब मैं वहाँ पे काम कर रही थी तो मैंने जो एक पूरा एक माशरे का जो एक कल्चरल चीज़ देखी वो देखी, और फिर मैंने एक काम बनाया जो कि कॉन्वर्सेशन है, यहाँ लगा हुआ है, वीडियोज़ हैं जिसमें एक मेरे हाथ हैं जिसमें मैं फूल काट रही हूँ, और एक दूसरी प्रोजेक्शन है जिसमें यूरोपियन एक औरत के हाथ हैं जो उधेड़ देती है। जो टांका मैं बनाती हूँ वो उधेड़ देती है, तो इन दी एंड मैं अपना कंप्लीट कर लेती हूँ और वो पूरा अनडू कर देती है। वो काम एक्चुअली सोसाइटी पे कमेंट था कि वो किस तरह से रिजेक्शन ऑफ ब्यूटी, किस तरह से वो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फीमेल बॉडी। मैं एक दफ़ा ऐसे ही जा रही थी एम्स्टर्डम में, मैंने देखा एक नेकेड बैक
पोस्टर्स लगे हैं, उसमें एक फीमेल नेकेड बैक थी, तो मुझे डच नहीं पढ़नी आती थी, तो मुझे नहीं पता था कि क्या है। तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि हर जगह शहर में पोस्टर लगे हुए हैं, ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि ये किसी गैस या एनर्जी सेविंग का एड है। यू नो दिस लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो मैं हमेशा उस पर सवाल करती थी कि ये न्यूज़ और ये सब किस लिए बनाए जाते हैं, तो ये कहाँ पे आप पोजीशन करते हैं औरत को। उतनी डिस्क्रिमिनेशन मेरे ख्याल है वहाँ पे भी एक फर्स्ट तरह की डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है औरतों की, और वो उस पर बात नहीं करने देते हैं। जब मैंने ये वीडियो बनाई तो मुझे वहाँ से जो रिएक्शन मिला, और मेरे टीचर्स ने, एडवाइजर्स ने और लोगों ने मुझे ये बात की कि आप प्लीज़ ये वीडियो को पोलाइट करें, आप हमारे पे कमेंट कर रही हैं, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, आप अपनी सोसाइटी की बात क्यों नहीं करती। तो फिर देन आई रियलाइज कि ये चाहते हैं कि हम अपनी यहाँ की बुराइयाँ ले जाके वहाँ पे स्टेज करें और उस पर वो बात करें, उसको एलाबोरेट करें। जब हम उनकी कोई चीज़ उनको पॉइंट आउट करते हैं, दे डोंट टॉलरेट। आयशा खालिद अपने गुज़िश्ता 28 बरस के दौरान किए गए आर्ट वर्क की नुमाइश में मसरूफ़ हैं, जिसे देखने के लिए रोज़ाना सैकड़ों लोग प्रेयर हॉल का रुख करते हैं। आयशा खालिद मिनिएचर आर्ट को असरी तकाज़ों के मुताबिक पेंट करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि क्लासिक मिनिएचर आर्ट को डिजिटल से जोड़कर बहुत खूबसूरत और वाज़ेह पैगाम दिया जा सकता है। मेरी जो आर्ट प्रैक्टिस है वो बहुत डाइवर्स है। मैं एक मीडियम के साथ काम नहीं करती, मैं बहुत सारे मीडियम इसको यूज़ कर रही हूँ। मिनिएचर पेंटिंग पेंट करती हूँ, और मैं स्कल्पचर्स कर रही हूँ, और टेक्स्ट बेस, क्योंकि टेक्सटाइल मेरी मेन इंस्पिरेशन थी, तो वो आपको पेंटिंग में भी नज़र आता है इन अ फॉर्म ऑफ कर्टन एंड वेल या हेमलाइन ऑफ वेल, वो सब। लेकिन मैं एक्चुअल टेक्सटाइल के साथ काम कर रही हूँ विद स्टील पेंस, गोल्ड प्लेटेड एंड सिल्वर स्टील पेंस, बहुत बड़ी ह्यूज स्केल टेपेस्ट्रीज हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, उसके बाद वीडियो प्रोजेक्शंस हैं, वीडियो इंस्टॉलेशंस मैं करती हूँ, साइट स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन करती हूँ इन आर्किटेक्चरल स्पेस, यानी कि बिल्डिंग है बहुत बड़ी, तो उसके साथ मैंने काबुल में एक इंस्टॉलेशन की थी जिसमें वो पूरी सिटी स्केप जो था वो पार्ट था मेरे काम का। तो मुझे लगता है कि कोई लिमिट ख़त्म हो गई है मीडियम की। अब मैंने रिसेंटली फार्मिंग शुरू की है, तो वो फार्मिंग को भी मैं अपने आर्ट प्रोजेक्ट की तरह ले रही हूँ। जैसे ऑन गोइंग आर्ट प्रोजेक्ट होता है कि वहाँ जब गंदम लगती है उसको मैंने 4 बाग में डिवाइड किया हुआ है, और हर चारों खेत जो हैं उनमें रंग बदलते हैं, कभी वो ग्रीन हो जाते हैं, कभी वो बिल्कुल गोल्ड हो जाते हैं जब गंदम पकती है, कभी सरसों निकलती है तो वो येलो हो जाते हैं, फिर हम चावल लगाते हैं तो उसकी और शक्ल बन जाती है। तो इस तरह से करके मैं उसको भी एज ए आर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। मिनिएचर आर्ट में एक रोशन नाम रखने वाली आयशा खालिद ने प्रेयर हॉल में अपने आर्ट वर्क की नुमाइश में एक गैर मामूली काम किया। आयशा ने लियारी और दीगर इलाकों के बच्चों के सामने रंग ब्रश और कैनवस रख दिए, जिस पर बच्चे सुबह से शाम तक रंग बिखेरते रहते हैं। ऐसा करने से बकौल आयशा खालिद बच्चों को इजहार का एक जरिया मुयस्सर आता है। आयशा खालिद कहती हैं कि 16 दिसंबर को पेशावर में APS के वाक़े ने उनके दिल पर गहरा असर किया था, जिसे वो पेंट करती रहती हैं। वो एक बहुत ही मेरी ज़िंदगी का एक इस तरह का वाक़या है जो मतलब एज अ ह्यूमन मेरा ख्याल है सबसे इंटेंस जो मुझे लगता है अभी तक कोई चीज़, वो कि एक दिन में इतने सारे 150 बच्चे हमारे चले गए APS स्कूल में एक टेररिस्ट अटैक में, और उसने मेरे आगे बहुत एज एन आर्टिस्ट बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए। एक ये कि ब्यूटी के बारे में, जो मैं बहुत स्टैटिक्स के बारे में बात करती थी, फिर मैंने जब पेंट करना शुरू किया उसके बाद तो मैं धो देती थी उसको, पेंट को वॉश करती थी और फिर मैं दोबारा पेंट करती थी, तो वो सरफेसेस जो थी वो ब्लैक कलर की, काली, और वो पूरा पैलेट मेरा चेंज हुआ था उस वक्त भी। और फूल पेंट करती थी मैं, तो वो स्प्लिट हुए हुए फूल, कटे हुए फूल 2 पार्ट्स में, कभी कंप्लीट फूल नहीं, क्योंकि वो सारी जो न्यूज़ आ रही थी उनके बारे में वो भी ये थी कि फूलों के जनाजे, मतलब मैं अभी भी बात कर रही हूँ तो करती हूँ तो उसके बारे में गेट वेरी इमोशनल। शब्बीर का कहना है कि आर्ट की कोई भी फॉर्म हो वो दरस मराआत याफ्ता तबके ही तक महदूद रहती है, लेकिन आयशा खालिद मुख्तलिफ अंदाज में सोचती हैं, इसलिए उन्होंने आर्ट बराए अवाम का एहतमाम किया और ये नुमाइश कामयाबी से जारी थी। शब्बीर का कहना है कि रंग और मौसीकी की ज़बान बैनुल अक़वामी होती है। दुनिया के किसी भी खित्ते में रंग के वही मानी लिए जाते हैं जो किसी दूसरे खित्ते में। शब्बीर का कहना है
जिस तरह आयशा खालिद आर्ट को आम इंसानों की सतह तक पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं, यकीनन काबिल सताइश है, क्योंकि घुटन की इस फजा में आर्ट ही वो वाहिद जरिया है जिससे कुछ लम्हों के लिए सांस की बहाली में मदद मिलती है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानी और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।